क्राइम फ्री भारत के लिए फॉरेंसिक साइंस का क्या रोल हो, उसके बारे में बात करेंगे। फॉरेंसिक साइंस एक ऐसी विधा है जो कि अच्छी विवेचना के लिए एक आधार स्तंभ है। लिहाजा हमें अच्छी विवेचना के लिए फॉरेंसिक साइंस का क्या रोल होगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। फॉरेंसिक साइंस के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या डिलीवरेबल्स होना चाहिए, वो किस क्षेत्र को कवर करेगा, इसके बारे में भी विस्तार से बात करने की आवश्यकता है। तो पहला कार्य जो फॉरेंसिक साइंस का होगा वो सीन ऑफ क्राइम पर कैसे सीधे मदद करे, इसके लिए काम करेगा। फॉरेंसिक साइंस एविडेंस को और विभिन्न तरीके के अपराधों को साइंटिफिकली कैप्चर करे और उसकी नज़र से कुछ ना छूटे, ये सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद जो एविडेंसेस हैं, चाहे जो आर्टिकल्स हों या द्रव्य हों या वस्तु हो, उनको जो है प्रिजर्व करना, उसकी पैकेजिंग करना और उसे सील करना और उसे क्यूआर कोड से 3 लेयर में करना। जो अंदर की लेयर है वो इनर मोस्ट लेयर कहलाएगी, बीच की लेयर इंटरमीडिएट लेयर है और आउटसाइड की लेयर जो है आउटर लेयर है। देखा जाए तो इनर और जो इंटरमीडिएट लेयर है ये सुरक्षा कवच है। इसे पैक करने वाला, जिसको कि क्यूआर कोड जनरेट करने का अधिकार है, इसके बाद जो है कायदे से इनर लेयर एंड इंटरमीडिएट लेयर कभी भी बाहरी वातावरण के संपर्क में नहीं आना चाहिए। ये लेयर एज ए सुरक्षा कवच के बतौर बनाई जा रही है कि कभी यदि बाहरी सतह जो है या ऑब्जेक्ट को ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया जाता है तो वैसी परिस्थितियों में भी जो अंदर की लेयर है वो हमारे साक्ष्य को, हमारे आर्टिकल को खराब ना होने दे, उसको एक्सपोज ना होने दे और उसकी इंटीग्रिटी को प्रभावित ना होने दे। जो ये तीनों लेयर्स हैं इनके क्यूआर कोड भी भिन्न होंगे, लेयर वाइज होंगे। लिहाजा यदि जो है आपने यदि आउटर लेयर को आप स्कैन कर रहे हैं तो सिस्टम को क्यूआर कोड से ही मालूम पड़ जाएगा कि ये आउटर लेयर है। लिहाजा आउटर लेयर, इनर लेयर और इंटरमीडिएट लेयर के अलग अलग क्यूआर कोड होंगे और जिस समय वो क्यूआर कोड जनरेट होंगे वो उस जगह का डेट, उस जगह का जो है ना लोकेशन को कैप्चर करेंगे, डेट एंड टाइम को कैप्चर करेंगे और ये तीनों चीज़ें जुड़ के जो है वो क्यूआर कोड का हिस्सा बनेंगी और वो डेट एंड टाइम एंड लोकेशन के साथ स्टैम्प हो जाएंगे। और एक कोरियर व्यवस्था के तहत, जो कि पुलिस से हट के व्यवस्था होगी, वो उसके माध्यम से एक विस्तार से एक योजना बनाई गई है, विस्तार से उसका कोड डेवलप किया गया है, जिसके माध्यम से जो ये आर्टिकल्स हैं जिनको टेस्ट के लिए लेबोरेटरी जाना है वो पैकेज होकर और उनको जो है वहाँ से सीधे कोरियर व्यवस्था के तहत लेबोरेटरी में पहुँचाया जाएगा। इसका एक मकसद तो ये है कि इंटरमीडिएट लिंक उसको प्रभावित ना कर पाए और दूसरा मकसद ये है कि कई बार जो है ये ऑब्जेक्ट जब्त होकर थाने जाते हैं और थाने में कई बार महीनों तक पड़े रहते हैं और वो कई बार नष्ट भी हो जाते हैं और उसके कारण जो उसके पीछे जो ध्येय है भेजने का, वो ध्येय ही खत्म हो जाता है। तो लिहाजा इस सिस्टम के तहत जो है वो कोरियर जो है सर्विस
इसको स्पॉट से कलेक्ट करेगी और उसमें ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी, कॉरियर और उसने किसने लिया है उसकी आइडेंटिटी, वो किस रूट से गया है, उसने कितना समय लिया है, उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहा है, वो सब सिस्टम बैकएंड में कैलकुलेट करेगा और लेने वाला, देने वाला और जो पैकेट का स्टेटस है वो हर जगह पे डेट, टाइम और लोकेशन के साथ जो है ना कैप्चर किया जाएगा और एक इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट और चैन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट क्रिएट किया जाएगा जो कि इस एविडेंस के साथ जो है ना टैग हो जाएगा। तो जब ये एविडेंस कोर्ट में जाएगा तो सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी एंड सर्टिफिकेट ऑफ चैन ऑफ कस्टडी इसके साथ स्वतः ही कोर्ट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि दे विल बी ए टैग्ड सर्टिफिकेट विद द पर्टिकुलर एविडेंस। इसके अलावा जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट है, वो एक तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो है जिसको मोबाइल एफएसएल यूनिट कहते हैं उस तरीके का रहेगा, जो कि ऑन स्पॉट जो है जाके साक्ष्यों के संकलन में मदद करेगा। तो जैसे अभी वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट एफएसएल मोबाइल यूनिट काम करती है, वैसे काम करेगा। तो चूंकि क्राइम ज़्यादा होते हैं, सभी क्राइम पे जाने के लिए दूरियों उसको ध्यान में रखते हुए ये संभव नहीं है डिस्ट्रिक्ट एफएसएल यूनिट को सब जगह पहुंच पाए, लिहाजा इसमें फ्री लॉन्च सिस्टम भी इवॉल्व किए जाएंगे और वो फ्री लॉन्च सिस्टम जो है उनका परफॉर्मेंस और ग्रेडिंग के आधार पर जो है ना उसको काम मिलेगा और उसमें उसका एक्रीडेशन, और यदि वो कहीं पे भी अपनी प्रैक्टिस को ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो उसका डिक्रेडिटेशन वाला भी सिस्टम रहेगा, उसका जो लाइसेंस है वो भी नष्ट जो है ना कैंसिल हो सकेगा। लिहाजा जो इस तरीके के फ्रीलांस जो है ना एक्सपर्ट्स क्रिएट होंगे वो अपनी क्वालिटी को भी मेंटेन करने के लिए सक्षम होंगे और उसमें चूंकि बहुत सारी चीज़ें कोड में जो है रहेंगी और हर लेवल पे कोड को कितना डिसाइफर होना है वो ऐप डिसाइड करेगा, तो एक कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने का भी जो है उसमें एक माध्यम का ये काम करेगा। अब जो है बहुत सारी चीज़ें जो मौके पे बंदा आया है, जरूरी नहीं है कि वो स्टेट ऑफ आर्ट बहुत टॉप क्लास का ब्रेन हो, तो ऐसे जो है ना ब्रेन जो कि जिनकी आपस में ग्रेडिंग की जाएगी तो हायर लेवल एक्सपर्ट्स भी रहेंगे। हायर लेवल एक्सपर्ट जरूरी नहीं है कि वो स्पॉट पे पहुंचे, वो आईओ के माध्यम से या जो है एफएसएल मोबाइल यूनिट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से उन्हें साक्ष्य संकलन में मदद करेगा। सो एक तो साक्ष्य संकलन में मदद है, दूसरा यदि उसमें दूसरे एक्सपर्ट्स हैं जिसमें कि टेक्नोलॉजी जो है कुछ चीज़ उनको परोस रही है, तो वो उसको उनके पास जो ऐप है उसके टूल का यूज करके दे वुड बी इन पोजिशन टू क्रिएट रिपोर्ट। तो इस तरीके से देयर विल बी ऑन स्पॉट फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, देयर विल बी रिमोट फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, एंड रिमोट फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी दो तरीके के रहेंगे। वन इज विच इज फोकसिंग ऑन what is being captured from the scene of crime, whether it is being properly packaged और उसकी पूरी प्रोसेस पे जो है ना ध्यान देगा, और एक दूसरा है जो उसकी टेस्टिंग, रिपोर्टिंग और आउटपुट पे ध्यान देगा, और चौथे तरीका जो एक्सपर्ट रहेगा जो कि दूसरे सेंसर्स, दूसरे आईओटी डिवाइस और दूसरे टूल्स जो कैप्चर कर रहे हैं उसको जो है उसके आउटपुट को जो कि अपने आप में होगा उस रिजल्ट को मैनुअली वेरीफाई करके एक रिपोर्ट क्रिएट करेगा, जिससे कि जो है कोर्ट के लिए एडिशनल एक्सपर्ट साक्ष्य जो है क्रिएट की जा सकेंगे, जो कि एविडेंस एक्ट की धारा 45 के तहत जो है वो ए और बी के तहत एडमिसिबल होंगे कोर्ट में। अब सवाल ये उठता है कि जो हमने चीज़ सीज की उनमें से अधिकांश जो चाहे वो डीएनए टेस्टिंग हो या बाकी टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, ये अधिकांश इम्पोर्टेड हैं और ये वहाँ के कम पॉपुलेशन के कम जो है ना दबाव वाले उसके कारण उनको उनमें जो है ना बहुत ज़्यादा कैप्चरिंग की जो है ना क्षमता नहीं है, उनकी कैप्चरिंग की क्षमता काफ़ी सीमित रहती है। तो इस जो कैप्चरिंग की क्षमता है इसको बढ़ाने के लिए एफएसएल टेस्ट जो है
उनको ऑटोमेट किया जाएगा, उनको मास टेस्टिंग का बनाया जाएगा। तो जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसके माइक्रो प्रोसेस को जो है ना आइडेंटिफाई किया जाएगा, और जो एक छोटी सी मशीन जो है ना 5 सैंपल को कर रही है, हम चाहेंगे तो 5000 सैंपल को एक साथ हैंडल कर पाएंगे। और उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं उन प्रोटोकॉल्स को मास प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट के तहत उनको ग्राउंड में लाया जाएगा, और कोशिश ये की जाएगी कि अधिकांश प्रोसेस ऑटोमेटेड हों, उसमें मैनुअल इंटरवेंशन ना हो। और उसके डॉक्यूमेंटेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन भी शुड बी ऑटोमेटेड। तो जो क्यूआर कोड है वो डेट और लोकेशन स्टैम्प के साथ जो है ना यूनिक क्यूआर कोड हर जगह के लिए क्रिएट करता जाएगा सेल, और वो जो है ओरिजिनल क्यूआर कोड से लिंक रहेगा, तो उसकी रीडेबिलिटी बहुत हाई दर्जे की रहेगी। इंटरमीडिएट स्टेज पे जहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, उस मैनुअल इंटरवेंशन को हम रिमोटली कैसे इंश्योर करें। सो देयर विल बी अगेन टू टाइप, द पीपल दोज हु आर अवेलेबल इन लैब, दैट इज द वन इंटरवेंशन, and the people those who are expert, those who are not in lab, those how they can contribute remotely। तो जो लैब में व्यक्ति है वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत हाई स्किल का हो, बहुत हाई उसका हो। जो सुपीरियर ग्रेडिंग के लोग हैं वो रिमोटली भी एफएसएल की टेस्टिंग में एक रोल प्ले कर पाएंगे, और वो भी डिजिटल प्रोसेस के तहत कर पाएंगे, जिसमें कोई भी नेगेटिव चीज़ करने का स्कोप कहीं नहीं रहेगा, और हर चीज़ वहीं के वहीं डेट एंड टाइम लोकेशन के से जो है ना लॉक होती जाएगी, और हम हर एलिमेंट को इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और यदि किसी एलिमेंट में कहीं पे कोई गड़बड़ी की गई है तो उसको भी सर्टेनिटी के साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब ये हो गया है जनरल सिस्टम, जिसके तहत ये जो 6 अभी तक हमने चरणों को देखा है, तो वो इन 6 चरणों के साथ अब जो है फॉरेंसिक साइंस एक ऐसी विधा है जिसको हर क्राइम के लिए अलग अलग तरीके की होगी। तो जो बॉडी क्राइम के लिए अलग होगी, रेप एंड मर्डर के लिए अलग हो सकती है, हिट एक्सीडेंट और उसके लिए अलग होगी, यदि मान लो जो है फ्रॉड्स हैं, फाइनेंशियल स्कैम है, तो उसके लिए अलग तरीके की होगी। तो हर तरीके के क्राइम के लिए अलग अलग जो है ना प्रोसेस जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बनेंगी, उनको जो है डिफरेंट मॉड्यूल में बांटा जाएगा, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सभी के उनको अलग से आइडेंटिफाई किया जाएगा, जैसे कॉर्डनिंग ऑफ द सीन ऑफ क्राइम, फोटोग्राफी ऑफ सीन ऑफ क्राइम। और जब हम फोटोग्राफी की बात करते हैं तो हमें फोटोग्राफी 2D फोटोग्राफी, 3D फोटोग्राफी, IR बेस्ड फोटोग्राफी, UR बेस्ड फोटोग्राफी, ऐसी बहुत सारी फोटोग्राफी पे हमको ध्यान देना होगा। तो चूंकि हम बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो ये चीज़ें जो है ऑन स्पॉट गाइड करेंगी, और जो चीज़ हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं हम उसको भी देख पाएंगे। अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो ग्राउंड लेवल से ऑपरेट करने पे हमें वो व्यू नहीं मिलता है जो कि मिलना चाहिए। तो इसमें ड्रोन और रोबोटिक को कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा ये भी जो है सोचा जाएगा, और इसमें हमारा प्रयास ये रहेगा कि चाहे वो ड्रोन सर्विस हो, चाहे रोबोटिक सर्विस हो, या अन्य कोई सर्विसेज हो, उसे पुलिस विभाग के अधीन ना करके उसको स्टार्टअप में रखा जाएगा। तो स्टार्टअप का काम केवल सेवाएं देना है, उसके कंटेंट जो है, कंटेंट पे राइट जो है वो नेशनल अथॉरिटी ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम में रहेगा। रॉ डाटा जो है वो पुलिस को भी नहीं दिया जाएगा, पुलिस को जो है ना प्रोसेस्ड एविडेंस दिए जाएंगे, और इन्फ्लुएंस जो है ना एक बहुत बड़े बड़े इंजन बैकएंड पे AI बेस्ड इंजन काम करेंगे, जो कि उसको इन्वेस्टिगेशन लीड में कन्वर्ट करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन लीड के साथ ही इनेबलिंग टूल के साथ जो है ना वो IO के पास थ्रू ऐप पहुंचेगा, और इट विल हेल्प आउट टू हेल्प इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन डूइंग सो। अब इसमें सवाल उठता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो कैप्चरिंग में कितनी इफिशिएंसी से काम कर रहा है, इसको भी कैप्चर किया जाएगा, और उसको एक इन्वेस्टिगेशन इंडेक्स और जो है उसकी जो परफॉर्मेंस इंडेक्स क्रिएट करेगा। और परफॉर्मेंस इंडेक्स यदि नीचे जाएगी तो आगे चल के उसको
पोस्टिंग में फ़र्क पड़ेगा, उसको प्रमोशन में फ़र्क पड़ेगा। तो सिस्टम जो है उस आईओ को इस बात में भी मदद करेगा कि यदि उसकी रेटिंग नीचे जा रही है, उसकी ग्रेडिंग नीचे जा रही है, उसकी परफॉर्मेंस इंडेक्स नीचे जा रही है, तो जो उसका परफॉर्मेंस इंडेक्स के पास जो स्टार होगा उस पर जो यदि वो क्लिक करेगा तो सिस्टम उनको सजेस्ट करेगा कि उसको कहाँ ट्रेनिंग नीड की ज़रूरत है और उसे क्या करना चाहिए जिससे उसकी इंडेक्स बढ़े। तो यहाँ पर हम परफॉर्मेंस इंडेक्स के माध्यम से उसको भला बुरा नहीं कहना चाहते हैं, बल्कि वी वांट टू हेल्प आउट हिम टू बिकम एक्सपर्ट और एस इन्वेस्टिगेटर। तो अभी हम जो है ना उनको ट्रेनिंग को भेजते हैं, वो बिना जो है ना अपना आधा दिमाग बंद करके जाते हैं, ठीक से ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। चूंकि अब उनका सीधा जो है ना परफॉर्मेंस इंडेक्स से स्वार्थ जुड़ जाएगा, तो वो अपनी ट्रेनिंग की नीड को खुद आइडेंटिफाई करेंगे और फोर्सफुली वो ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि इट इज क्वेश्चन ऑफ हिज फ्यूचर, इट इज क्वेश्चन ऑफ हिज सर्वाइवल। सो slowly we will be in position to channelize energy in core functional area, and we would be in position to bring an element of the quality. This advantage will be coming, and the experts, forensic experts इन अभी जो है 80 या उससे भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सभी यूनिवर्सिटीज़ को, उनके प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, प्रोफेसर्स, सभी स्टूडेंट्स को हम जो है अपने अम्ब्रेला में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक ऐसी व्यवस्था रहेगी कि जिसमें एक टेस्ट डिज़ाइन करेंगे, जिससे कि ऐसे बच्चे जिनमें कुछ मादा है, जिनमें कुछ एनर्जी लेवल है, ऐसे लोगों को जो है उसमें सिलेक्ट किया जाएगा। जो बच्चे में एनर्जी लेवल है, कमिटमेंट लेवल है, डेडिकेशन लेवल है, लेकिन स्किल सेट में कुछ गैप है, उसमें हमारा सिस्टम उनको वो स्किल सेट में जो है ना वो गैप को पूरा करेगा, और उनके माध्यम से हम जो है वेरियस मॉड्यूल्स जनरेट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हर तरीके के क्राइम के अलग अलग जो है पहले डिटेल जो ना प्रोसेस फ्लो डायग्राम, एसओपीज बनाए जाएंगे। देन उस पूरी प्रोसेस को पार्ट में काट के सब मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे, एंड हर मॉड्यूल पे एक टीम लीड, जो कि टीचर या स्मार्ट स्टूडेंट जो होगा या एक्सपीरियंस स्टूडेंट होगा या इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो टीम लीड का काम करेगा, और 3 या 4 बच्चे जो है ना उस मॉड्यूल में एक्स्ट्रा काम करेंगे। तो ऐसे हजारों मॉड्यूल एक साथ काम करेंगे, जिससे हम 3 महीने की अवधि में एक प्रोटोटाइप पैदा कर पाएंगे। इन फॉरेंसिक साइंस के बच्चों के लिए, बल्कि क्राइम फ्री भारत मुहिम के तहत जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके लिए हमने एक प्रोसेस जो है वो स्टैंडर्डाइज की है, और वो बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है कि पहले जो है जो बिलिंग लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया, उनका क्या जो है स्कोप है, वो क्या सीखना चाहते हैं, उसके हिसाब से, या जिस एरिया में वो अपनी स्किल को हॉन करना चाहते हैं, जिस एरिया में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, दे कैन स्पेसिफाई दैट एरिया। उस एरिया उनकी चॉइस के हिसाब से, और उनको जो है वो मॉड्यूल अलॉट किया जाएगा। मॉड्यूल के आधार पर बाद उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। उस ब्रीफिंग के बाद उन्हें जो है उस क्षेत्र में लिटरेचर सर्वे करना है, रिसर्च पेपर सर्वे करना है, और इवन जो कल शाम तक भी जो रिसर्च आ गई है, ऑन रिकॉर्ड है, ओपन सोर्स पे अवेलेबल है, उसको कैप्चर करके उन्हें लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बनाना होगी। और फिर वो लिटरेचर सर्वे ऐसे ही जो है ना ओपन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होगी, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल सीक्रेसी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जो है उसको सुने, उसको देखें, उसका हिस्सा बने। तो यदि कोई हमारी इसमें नकल करता है तो वो हमारा सहयोग ही कर रहा है, हम उसको सपोर्ट करना चाहेंगे ऐसे काम के लिए। तो हम जो है जो भी करेंगे, जो भी वो है वो ओपन प्लेटफॉर्म पे रहेगा, जिससे कि बाकी लोग भी उससे प्रेरणा लें और अपना सहयोग भी कर पाएं। अब कॉन्सेप्ट नोट के बाद जो है देयर विल बी ए फाइनल डिलीवरेबल ऑब्जेक्टिव्स फॉर दैट मॉड्यूल। अकॉर्डिंगली प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाया जाएगा। प्रोसेस फ्लो डायग्राम के बाद जो है बाकायदा उसकी कोडिंग की जाएगी, और हर कोडिंग में कुछ बग्स आते हैं तो डीबगिंग की जाएगी। डीबगिंग के बाद टेस्टिंग की जाएगी, देन थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा, और इसके बाद हमारा फर्स्ट वर्जन दैट विल बी रेडी फॉर टू बी लॉन्च।
और उसे क्राइम फ्री भारत जो है पोर्टल पर लॉन्च किया जाएगा और उसको उसको टेस्ट किया जाएगा। इस तरीके का सिस्टम रहेगा। सो उस सिस्टम को हम जो है क्रिएट करेंगे। और ये हमारी चीज़ केवल सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है, तो अकेला कोडिंग से काम नहीं चलेगा। जहाँ हार्डवेयर होगा वहाँ हम इसी तरीके के प्रोटोटाइप बनाएंगे, प्रोटोटाइप को टेस्ट करेंगे, उसका सर्टिफिकेशन करेंगे, उसका जो है आईपीआर, उसके प्रोटोटाइप, उसके जो है पेटेंटिंग, इसकी कार्रवाई के लिए भी एक ऑटोमेटेड व्यवस्था रहेगी जो उनको बिना भाग दौड़ किए वो कर पाएंगे। और जितनी भी प्रोसेस हैं, जैसे हमने अभी मॉड्यूल्स को सब मॉड्यूल्स बनाया है, ऐसे ही हम जो है ना पूरे कार्य क्षेत्र को छोटे 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 पार्ट में बांट देंगे एंड दैट पार्ट विल बी हैंडल्ड बाय द स्टार्टअप्स। सो इस क्राइम फ्री भारत मिशन में हर क्षेत्र में हजारों की संख्या में स्टार्टअप जन्म लेंगे और वो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उन्हें जो है अपनी एग्जिस्टेंस में आने के लिए अपने कोर विषय पे ही सीमित रहना है। चाहे उनको वो फाइनेंशियल सर्विसेज हो या लीगल सर्विसेज हो, वो सब उनको सपोर्ट दिया जाएगा। उनको जो है यदि फंड चाहिए तो वो फंड का सपोर्ट भी जो है क्राइम फ्री भारत जो मिशन है वो अरेंज करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति कोर कॉम्पिटेंस वाले जो है ना एरिया में फोकस करे, तब भी उसका स्टार्टअप एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। अभी वर्तमान में आदमी को अपना आइडिया बनाना पड़ता है, उसी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना पड़ती है, उसी को फाइनेंसिंग देखना पड़ती है, उसी को रॉ मटेरियल खोजना पड़ता है, उसी को जो है ना अपने फिनिश प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना पड़ती है। तो चूंकि प्रोजेक्ट वो किसी का इनपुट दूसरे के लिए आउटपुट होगा, दूसरे का आउटपुट किसी के लिए इनपुट होगा, तो और ये बहुत इंटीग्रेटली कनेक्टेड होंगे और वो बृहद क्राइम फ्री भारत अम्ब्रेला के तहत काम करेंगे। लिहाजा ऐसे स्टार्टअप को एग्जिस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, उनको डिमांड के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, उनको सप्लाई की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको इंटेलेक्चुअल्स और जो है मैन पावर की प्रॉब्लम नहीं जाएगी, उनको फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और इस प्रकार से हम मिलके एक बहुत ही पावरफुल व्यवस्था स्थापित करेंगे। तो इसमें जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, वैसे तो ढेर सारे एक्सपर्ट्स होंगे और सब एक्सपर्ट्स को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, लेकिन अभी चूंकि अपन फॉरेंसिक की बात कर रहे हैं, तो फॉरेंसिक में जो है बेसिकली 3 या 4 तरीके के जो है एक्सपर्ट्स काम करेंगे। एक वो एक्सपर्ट्स काम करेंगे जो क्राइम सीन पर उपलब्ध हैं और क्राइम सीन पर डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की मदद कर रहे हैं। नंबर 2, यदि जो एफएसएल एक्सपर्ट्स क्राइम सीन पर उपलब्ध नहीं है तो रिमोट एफएसएल एक्सपर्ट भी कैप्चरिंग में मदद करेगा। और यदि जो है ना सीन पे वो उपलब्ध है तो आईओ कम जो है ग्राउंड का जो एफएसएल एक्सपर्ट्स है उसकी मदद भी हायर लेवल का एक्सपर्ट्स बाहर से कर पाएगा। ये एक बड़ा एक एडवांटेजियस जो है ना चीज़ उसमें हो पाएगी। और फिर जो है उसकी पैकेजिंग, उसकी जो है ना सीलिंग, क्यूआर कोड और कोरियर व्यवस्था से वो जा पाएगी। और आईओ को जो उसमें क्वेरी करना है, आईओ को जो पूछना है वो चला जाएगा। और इवन द सुपरवाइजरी ऑफिसर दे कैन आल्सो ऐड वैल्यू टू इट, और जब वो उसमें वैल्यू क्वेरी कुछ देते हैं या कोई मार्गदर्शन देते हैं, दैट विल बी अवेलेबल टू द आईओ एंड दैट विल बी अवेलेबल टू द एफएसएल साइंटिस्ट आल्सो। ये चूंकि अधिकांश में क्षमता बहुत सीमित हो गई है, क्योंकि हमने बहुत कम सैंपल्स को हैंडल करने के लिए जो है ना अभी तक चीज़ें पैदा की हुई हैं, तो एफएसएल के जो है बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो है ये जो अभी कम क्षमता की आइसोलेटेड मशीन्स हैं उनको मास प्रोडक्शन के मॉडल पर रीडिफाइन करेंगे। सेम प्रोसेस को जो है वो मास प्रोडक्शन की प्रोसेस में कन्वर्ट करेंगे और उसमें उसी लेवल का या उससे बेहतर लेवल का जो है रिजल्ट लेके आएंगे और बाकायदा इसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन ऑडिटिंग भी होगी, जिस इसके रिजल्ट्स की ग्राह्यता को कहीं कोर्ट में क्वेश्चन करने की किसी की वो सामर्थ्य नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से एफएसएल विल बी प्लेइंग ए वेरी वेरी क्रिटिकल रोल। I take this opportunity to call upon the FSL fraternity to really join hand
टू क्रिएट ए वेरी डिफरेंट जो है फॉरेंसिक सपोर्ट सिस्टम फॉर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर हम जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और फॉरेंसिक फैटर्निटी को क्राइम फ्री भारत की ओर से पूरा समर्थन मैं यहाँ देता हूँ। और मैं उनको और शासन को भी आश्वस्त करना और जो है ना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने जो इनके रिक्रूटमेंट रूल हैं जहाँ पे मॉडिफाई नहीं हुए हैं, जहाँ पे अभी भी जो है ना बेसिक साइंसेस वाले क्यों जो है ना रिक्रूटमेंट रूल्स बने हुए हैं, उन सब रिक्रूटमेंट रूल्स को मॉडिफाई किया जाए। चूँकि नाउ फॉरेंसिक साइंस एज ए एक्सपर्ट विधा सामने आ रही है, तो हमें अब जो है कोर साइंस की बजाय फॉरेंसिक साइंटिस्ट को ही जो है पदों पर लेना चाहिए। और ये तो लगभग वैसे ही ऐसी बात हो रही है कि जो है आपके पास जो है ना एमडीज और डीएम अवेलेबल हैं, और फिर भी हम एमबीबीएस का रिक्रूटमेंट करें और रिक्रूट रूल में एमबीबीएस की क्वालिफिकेशन रखें, तो कहीं ना कहीं ये सोच का फर्क है। तो हम इस सोच में भी परिवर्तन लाएंगे। मैं पूरी फॉरेंसिक फैटर्निटी का आह्वान करता हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ें और हम सब लोग मिलके एक सामर्थ्यशील जो है व्यवस्था को पैदा करें और जो क्राइम फ्री भारत की जो 5 सर्टेनिटीज हैं, certainty of cognizance of crime following due process of law without going to thana. The second, detection of the crime with certainty, at the same time unburdening and de-stressing police, at the same time guaranteeing right to privacy, hence no raw data will be flowing to the police. Police will be helped in collection of evidence right from spot, and it will be also helped in capturing evidences and information and documents sitting with the other organizations at other places. and system जो है का खुद अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या और कहाँ पे हो सकता है, इसको जो है ना आयोग को 91 के जो रिक्विजिशन है उनको ड्राफ्ट करने में मदद करेगा, उसको फॉलोअप में मदद करेगा, और उसको डाटा में उसको जो है डाटाबेस में अपलोड हो जाएगा, और वहाँ से जो चीज़ एविडेंस वैल्यू रखती है वो एविडेंस की मार्क हो जाएगी, पुलिस और कोर्ट के लिए अवेलेबल हो जाएगी, और उसमें वो तीनों सर्टिफिकेट्स भी रहेंगे। लिहाजा डिफेंस लॉयर उनको अपनी आर्टिस्टिक जो है उसको फ्लेवर का यूज करके उसको कहीं डिस्प्यूटेड करने की उसकी क्षमता नहीं रह जाएगी। तो हर एविडेंस के साथ जो है ना सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी होगा, और सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी भी होगा। हाउएवर, accepting it and taking a final call will always remain the discretion of the court, but the court will also be helped in using its discretion properly. तो आप ये बात महसूस कर रहे होंगे कि जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं वो पूरी व्यवस्था में एक बहुत ही डिफरेंट रोल अदा कर सकते हैं। वो सिस्टम में ना केवल ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इफिशिएंसी एंड क्रेडिबिलिटी लाएंगे, ना केवल जो है ना सर्टेनिटी ऑफ जो है डिटेक्शन और कन्विक्शन भी करेंगे, बल्कि दे विल ब्रिंग ए हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द होल मैटर, एंड that whole system will enjoy the higher credibility in the eyes of the court, higher credibility in the eyes of the defense lawyer, higher credibility in the eyes of prosecutor and public at large. आओ हम सब मिलकर ऐसे विजन को यथार्थ बनाएं। इस संबंध में आपके जो प्रश्न हैं, मैं चूंकि उसको लाइव अभी हैंडल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसको देख भी नहीं रहा हूं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने प्रश्न जो है वो कमेंट बॉक्स में डालिए और अगले सेशन में हम उसे हैंडल करेंगे। आज मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज जो 5 बजे से एक ओपन सेशन रखा गया है, रोल ऑफ फॉरेंसिक्स इन क्राइम फ्री भारत मिशन, मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप उसको जरूर देखिए और प्लीज़ कंट्रीब्यूट इट।
इस ओपन डिस्कशन का जो फोकस है वो फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स हैं। तो मैं पूरे भारतवर्ष के साइंटिस्ट को आह्वान करता हूं कि प्लीज ज्वाइन क्राइम फ्री भारत मिशन। लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक अवर vision and mission a reality for the for our nation, for our citizen. Let's create crime free Bharat. It will be providing a very heavy revenue stream to you, and probably you will be enjoying better quality of life by working as a freelance expert. And there will be system of accreditation of the freelance experts, and the system would be giving them the revenue stream. The total sum value of the revenue stream may be more than the salary which you will be receiving. And the second advantage would be that you will never be retiring. So basically you need not to really bother about your retirement kind of things. And probably but the only thing which will retire you, if somewhere you are not playing a role objectively, the system will be having its own ethical code, and the people those who are crossing the Lakshman Rekha, they will be their licenses would be cancelled. So and for the relicensing there will be very elaborate and difficult process. So my advice will be there that everybody should work with the proper efficiency, with proper code of conduct, and nobody should be in position to really manipulate them or to fall in the they should not violate their own ethical code, ethical standard, which has been properly documented and would be made available to them. With this, I call upon them to once again to join Crime Free Bharat. Let's change the face and fate of our country. Jai Hind, Jai Bharat.